हाय एवरीवन। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे बारबेक्यू नेशन एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड को। बारबेक्यू नेशन पे बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का क्वेश्चन देखो यही है कि स्टॉक जो है काफी ज्यादा बीटन डाउन प्राइस के अंदर है। 1900 वाला स्टॉक आपको मिल रहा है लगभग लगभग 540 550 के भाव के आसपास। मतलब 1900 जिस कंपनी ने टच किया हो कभी कभी आप देख सकते हो यहाँ पे 2021 के अंदर 1900 के लेवल वाली कंपनी आपको ऑलमोस्ट 70% डिस्काउंट के अंदर आपको कंपनी मिल रही है। वन थर्ड हो गया प्राइस इसका। और इसी वन थर्ड को अगर मैं रिवर्स करूं, आप अगर ये अज्यूम करो, अज्यूम करने को कह रहा हूं मैं, मतलब गारंटी यहाँ पे नहीं है जो मैं आपको बोलने वाला हूँ कि देखो अगर ये स्टॉक यहाँ जहां भाव पे मिल रहा है आपको 550 के लेवल पे, अगर आप यहाँ खरीदते हो या हम यहाँ खरीदते हैं इसको, तो क्या अपने अगर इसने ऑल टाइम हाई टच किया तो 250% के रिटर्न यहाँ बन जाएंगे, 250%। तो अगर कोई स्विंग ट्रेड करना भी चाहे इसके अंदर 250% सोच सकता है ना, लेकिन सोचना नहीं है क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। हर चीज की यहाँ पे गारंटी नहीं होती है। ये सिर्फ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ऑफकोर्स जो चार्ट में दिख रहा है हम वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। खरीदना है नहीं खरीदना है वो कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। वीडियो जो होगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, कंपनी के जो फाइनेंशियल्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर जितनी बात हो रखी है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक अच्छी क्लैरिटी दूं स्टॉक के अंदर, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं उसके बेसिस पर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर किसी को उसका बिजनेस मॉडल नहीं पता तो मैं क्विकली आप लोगों को बताता हूँ कि ये एक रेस्टोरेंट चेन है। रेस्टोरेंट मतलब जैसे एक रेस्टोरेंट्स होते हैं मार्केट के अंदर, मॉल्स के अंदर, ये एक वैसे वाली कंपनी है। ये अपने रेस्टोरेंट्स को ओपन करती है और रेस्टोरेंट के ऊपर बिजनेस करती है। जैसे कि इनके अलग अलग बिजनेसेस का नाम है। एक है बारबेक्यू नेशन, जहाँ पे लोग जाते हैं और ऑफ कोर्स एक बफे मील हमें मिलता है वहां पर। ऐसे यूबीक्यू है, दम सफर है, टोस्कैनो है, सॉल्ट है। ठीक है, इनके 5 अपने ब्रांड हैंगे, जिसमें से कुछ इनके रेस्टोरेंट जो है इंटरनेशनली भी इन्होंने ओपन करे हैं, बाकी मोस्टली जो है वो इंडिया के अंदर है। और रेस्टोरेंट बिजनेस जो होता है देखो बेसिकली वो एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर का पार्ट होता है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे मैं आपको पहले भी समझाया, इसका क्लियर मीनिंग बहुत आसान शब्दों में ये होता है कि एक ऐसी जरूरत जिसको आप डिले कर सकते हो। मतलब अगर आप वो चीज नहीं खरीदोगे तो आपकी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। आपकी नेसेसिटी नहीं है वो। ठीक है, नेसेसिटी का मतलब होता है वो एक ऐसी चीज जो आपको चाहिए ही चाहिए, आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन रेस्टोरेंट का खाना देखो एक ऐसी चीज होती है, अगर एक इंडिविजुअल की पॉकेट में पैसे नहीं है तो वो इग्नोर कर सकता है कि हाँ मुझे इस रेस्टोरेंट से नहीं खाना है, मैं अपने घर में खा लूंगा, या फिर मैं किसी ऐसे रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लूंगा जहाँ पे प्राइसिंग थोड़ी सी कम हो, या फिर घर में ही डिलीवर हो जाए। ठीक है, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, कंज्यूमर के पास में चॉइस होती है खरीदने या ना खरीदने की। वो उसको डिले कर सकता है या फिर इग्नोर कर सकता है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है बेसिकली। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स पे आप नजर डालोगे, मार्केट कैप जो है वो 2000 करोड़ के आसपास है और एक ये स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। स्टॉक का पी यहाँ पे इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नंबर देखोगे पिछले 12 महीने के अंदर, तो कंपनी का जो एक लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है 23 करोड़ का, और नेगेटिव नंबर्स के ऊपर पी कैलकुलेट नहीं होता। काफी लोग बोलेंगे ये क्वार्टरली नंबर पे होना चाहिए, लेकिन क्वार्टरली नंबर पे नहीं होता है, ये 12 मंथ्स के बेसिस पे कैलकुलेट करती है यहाँ पे जो एप्लीकेशन है। तो बेसिकली यहाँ पर ये नहीं है और ये एक नेगेटिव चीज़ है क्योंकि कंपनी ऑल ओवर लॉस करने वाली है इस साल के अंदर, ऐसा क्लियरली दिख रहेगा। आरओसी 8.92% का है, बहुत ही पुअर है, कोई शानदार चीज़ नहीं है। आरओई 3.68 है, ये भी काफ़ी कम है। डेट टू इक्विटी 1.86 है, मतलब कंपनी के ऊपर काफ़ी सारा डेट है, वो हम बैलेंस शीट में देखेंगे इसकी। प्लेज परसेंटेज 0.65% है, मतलब जितना भी शेयर प्रमोटर के पास है उसका 0.65% गिरवी है, बहुत ही माइनर सा है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात करते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स पे फोकस करोगे तो यहाँ पे देखो इनके पिछले 3 क्वार्टर, मतलब जो FY24 जो हमारा चल रहा है, जैसे मार्च अभी खत्म हो गया, मार्च का रिजल्ट आने वाला होगा, तो यहाँ पे देखो सिर्फ 2% की ग्रोथ है, यहाँ पे नेगेटिव 2% की ग्रोथ है और यहाँ पे 0.83% है। तो ये साल बहुत ही पुअर रहा है कंपनी के लिए। क्या रीजंस है इसके लिए हम वो डिस्कस करेंगे। ऑफकोर्स ये पुअर साल रहा है, उसके चलते ही यहाँ पे हमें इतनी गिरावट देखने को भी मिल रही है। स्टॉक इतने ल्यूक्रेटिव प्राइस पे मार्केट लेकर के आ गया इतनी गिरावट करते हुए, तो रीजन हम देखेंगे। और इस क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 20% का है, मतलब हाईएस्ट एवर पिछले 4 5 6 क्वार्टर का देखोगे 2022 से लेकर सितंबर से अभी तक का, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट एवर है। 20% इन्होंने किया है, वरना एवरेज 14% के आसपास था। तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट इन्होंने दिखाई है। और उस इंप्रूवमेंट के रीजन है 3 4। पहला रीजन तो यही है कि कंपनी अपने बेवरेजेस के ऊपर कुछ डिस्काउंट देती थी, वो डिस्काउंट देना इन्होंने बंद कर दिया, जिससे इनके मार्जिन इंप्रूव हो गए हैं। प्लस कंपनी ने अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट को थोड़ा सा कोशिश करी है कि वो रैशनलाइज किया जाए। दूसरी चीज, पैकेजिंग कॉस्ट कंपनी ने थोड़ी कम करने की कोशिश करी है कि यहाँ पर रेंट जो है, रेंट अग्रीमेंट्स को ये लोग वापस से रिव्यू कर रहे हैं, कहाँ पे रेंट ज्यादा है कहाँ पे कम है, उसको नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हीं सब रीजंस की वजह से इनका जो मार्जिन है आज 20% के पास में है। वो मार्जिन आगे कंपनी कंटिन्यू कर पाएगी नहीं कर पाएगी वो हम आगे देखते हैं।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7.51%। उसके अंदर एक चीज़ जो नोटिस करने वाली वो ये है, 19 करोड़ रुपए कंपनी के जो हैं इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर जा रहे हैं। मतलब काफ़ी बड़ा एक इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी पे कर रही है। वो इंटरेस्ट कॉस्ट इसीलिए क्योंकि अगर बैलेंस शीट देखोगे तो 363 करोड़ के इनके पास में रिजर्व्स हैं और 711 करोड़ रुपए की जो है बोरिंग्स है। और उसी बोरिंग्स के ऊपर कंपनी अगर एनुअली आप नज़र डालोगे, ये पूरे 12 महीने का है, 72 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले साल इंटरेस्ट में पे किया था। तो ये एक बड़ा अमाउंट है। ऑफ कोर्स जितना इनका पूरे साल का आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉफिट बन करके नहीं आ रहा है, उससे ज़्यादा मतलब कंपनी जो है यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रही है। 19 करोड़ का प्रॉफिट किया, 72 करोड़ रुपए पहले ही कट गए किसमें, इंटरेस्ट के अंदर। तो ये एक नुकसान है कंपनी के लिए, बिकॉज़ इन पे डेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है, कैपिटल बहुत लगती है, पैसा बहुत लगता है एक रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए। बाद में वो रेस्टोरेंट चलता है, मैच्योर होता है, फिर उसमें से पैसा आना शुरू होता है। तो वैसे वाला बिज़नेस है। तो बेसिकली यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी बन गई है। दूसरी चीज़, अगर आप इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो देखोगे तो यहाँ पे ये अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। 33% स्टेक जो है प्रमोटर के पास है। एफआई के पास 17% है, डीआई के पास 25% का स्टेक है, हेल्दी स्टेक है, पब्लिक के पास 23% है। और 23% के अंदर देख रहे हो आप, कुछ एचएनआई कैटेगरी के लोग भी हैं, जिसके अंदर आप ये कुछ नाम है, प्लस ये एक कंपनी है जुबिलेंट फूड वर्क्स, जिनका डोमिनोज है, 9.35% इनके पास है। तो नेट नेट देखने में जो लिक्विडिटी है वो बहुत कम है पब्लिक के पास में। जो वीक हैंड्स है मात्र 13% है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में शेयर होल्डिंग पैटर्न ज्यादा हैगा। तो ये स्ट्रॉन्ग है। बैलेंस शीट काफी वीक है, पीएनएल भी काफ़ी वीक है कंपनी का, ठीक है? अब बात करते हैं इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल की, तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे ग्रोथ बनेगी? क्योंकि अगर हम इतने पिटे हुए भाव में स्टॉक को लेते हैं, तो यहाँ पे देखो लगता तो नहीं है कि कोई नुकसान होगा, लेकिन स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर ये 1-2 साल कंसोलिडेशन में रहेगा, वो यहाँ से हमें क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का देखो यही कहना है कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्लो एंड ग्रेजुअल रिकवरी इन द नियर टर्म। स्लो एंड ग्रेजुअल रिकवरी किस चीज़ के लिए कहा जा रहा है? यहाँ पे जो कंज्यूमर डिमांड है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड है। हमें काफ़ी सारी कंपनीज़ के अंदर देखने को मिला, जैसे हमने वेदांत फैशन डिस्कस किया था, वहाँ पे थोड़े चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हमने और कंपनीज़ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में डिस्कस करी हैं, तो क्लियरली एक ही चीज़ निकल के आती है, तो कंज्यूमर जो है ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहा है, डिस्क्रिशनरी खर्चों को वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? तो ये कंपनी की उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर रिकवरी होगी, लेकिन स्लो होगी और थोड़ी ग्रेजुअल होगी, थोड़ी धीरे-धीरे होगी। मतलब बहुत अग्रेसिव, बहुत क्विक रिकवरी की उम्मीद आगे ना करी जाए। दूसरी चीज़, कंपनी की जो कोशिश है वो पोर्टफोलियो रैशनलाइज़ेशन के ऊपर है। पोर्टफोलियो रैशनलाइज़ेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसे रेस्टोरेंट को बंद करना जहाँ से बिज़नेस नहीं आ रहा है, उसको बंद करके दूसरा ओपन करना या दूसरे के ऊपर फ़ोकस करना, ठीक है? तो उसको रैशनलाइज़ करना कहते हैं, किसी एक बेकार चीज़ को निकालना या फिर कंसोलिडेट करना और दूसरे के ऊपर फ़ोकस करना या उसके अंदर पैसा खर्च करना। तो कंपनी रैशनलाइज़ेशन कर रही है। इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर, आप यहाँ पे देखोगे अगर मैं दिखा देता हूँ, कि 4 रेस्टोरेंट को बंद किया हैगा, 6 सॉल्ट रेस्टोरेंट ओपन किए हैं और 2 बारबेक्यू नेशन के नाम से इन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किए हैं। तो नेट-नेट कंपनी कुछ रेस्टोरेंट्स को बंद कर रही है, और देखो कुछ रेस्टोरेंट्स को तभी बंद किया जाता है जब वहाँ पे बिज़नेस नहीं आ रहा होता है। ऑफ कोर्स एक रेस्टोरेंट को खोलने के पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती है कि यहाँ पे फुटस्टेप्स कितने होने वाले हैं, कितने लोग फुटफॉल करेंगे, क्या मॉल के अंदर कितने लोग ऑलरेडी आते हैं, किस कैटेगरी के लोग आते हैं, मतलब वो लोग खर्चा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पॉकेट अलाउ करेगी, नहीं करेगी, ठीक है? आस-पास में ऑफिसेज़ कितने हैं, कॉर्पोरेट एरिया क्या है, वो सब देखने के बाद में एक रेस्टोरेंट ओपन किया जाता है। लेकिन फिर भी कंपनी को बंद करना पड़ रहा है, इसका क्लियर मीनिंग ये है कि जो इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा बीटन डाउन है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, इसलिए रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। लेकिन कंपनी साथ-साथ में रेस्टोरेंट खोल भी रही है। 6 रेस्टोरेंट उन्होंने यहाँ खोले हैं। सॉल्ट के नाम से 2 रेस्टोरेंट बारबेक्यू नेशन खोले हैं। इसका मतलब कंपनी कहीं न कहीं पॉजिटिव भी है कि आगे जाके डिमांड जो है पिकअप करेगी। ठीक है? तो थोड़ा मिक्स सी चीज़ है ये, क्योंकि इसलिए रैशनलाइज़ेशन किया जा रहा है। और कंपनी का जो टारगेट है आने वाले एफवाई 25 के अंदर, जो साल अभी शुरू हुआ है 1 अप्रैल से, इसके अंदर कंपनी 25 से 30 नए रेस्टोरेंट खोलेगी। और ये जो न्यू रेस्टोरेंट्स कंपनी ओपन करने वाली है, इस रेस्टोरेंट के ये नेट-नेट रहेंगे, मतलब ऑफ कोर्स कुछ रेस्टोरेंट बंद भी होंगे, तो फिर भी 25 से 30 रेस्टोरेंट ये लोग नए खोल देंगे। और दूसरी चीज़, कुछ इसके अंदर इंडिया के अंदर रहेंगे, कुछ रेस्टोरेंट के इंटरनेशनली रहेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इनके बाकी के नंबर्स की। तो यहाँ पे देखो ग्रोथ जो है इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है ऑलमोस्ट 1% की रही है। हमने देख ही लिया इनके पीएनएल में कोई खास ग्रोथ नहीं आ रही है। और जो सेम स्टोर की जो एक नंबर्स होते हैं ना, बेसिकली आपके पास में मान लो अगर जितने भी स्टोर्स अभी आपने खोले हुए हैं, उन स्टोर्स के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही है। फॉर एग्जांपल जो स्टोर अभी खुला हुआ है उसके अंदर 100 करोड़ का रेवेन्यू किया, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर उसमें 5% डीग्रोथ है, मतलब 95 करोड़ का ही उसने रेवेन्यू किया है, मतलब वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है एग्जिस्टिंग जो है। तो जितनी भी ग्रोथ आपको देखने को आगे मिलेगी, मुझे लगता है वो सारी की सारी इनके न्यू रेस्टोरेंट्स की मिलेगी। एग्जिस्टिंग जो इनके स्टोर्स है वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं आ रही है, जो मतलब एग्जिस्टिंग जो इनके रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं आ रही है। ठीक है? तो और इनकी Q3 की परफॉर्मेंस जो उन्होंने यहाँ बता रखी है, जो हमने पीछे देखी भी है, तो 1% की ग्रोथ ही आई है और 10% सीक्वेंशियल बेसिस पे आई है, मतलब कोई खास ग्रोथ इनकी नहीं है, पुअर रिजल्ट रहा है।
इनका जो डाइन-इन का बिज़नेस है वो फ्लैट रहा है। डाइन-इन का बिज़नेस मतलब कि जो रेस्टोरेंट के अंदर लोग आके खाते हैं खाना, वो फ्लैट रेवेन्यू है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन जो बिज़नेस ये लोग डिलीवरी करके कमाते हैं, मतलब अपने ही रेस्टोरेंट से जो खाना डिलीवर करते हैं, उसके अंदर इनको आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर 5% की ग्रोथ मिली है और सिक्वेंशियली 8% की ग्रोथ मिली है। तो इससे हमें क्लियरली ये समझ आता है कि लोग रेस्टोरेंट में जो जाके खाना खा रहे हैं, उसमें कोई खास ग्रोथ नहीं है, लेकिन जो डिलीवरी कर रहे हैं उसमें ग्रोथ आ रही है। लोग घर में ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, लोग डिलीवरी करवा के खाना खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है? तो ट्रेंड चेंज होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहेगा। बाकी देखो कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर ज़्यादा कुछ खास है नहीं डिस्कस करने वाला, मेन चीज़ देखो यही है जो इनके एक्जिस्टिंग स्टोर्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है। जो स्टोर्स उन्होंने पहले ओपन करे हुए हैं, उनके अंदर जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। जो मेजॉरिटी ऑफ द ग्रोथ आ रही है वो बेसिकली इनके जो सॉल्ट नाम का एक रेस्टोरेंट है, वहीं से आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरनेशनली 6 सॉल्ट रेस्टोरेंट्स हैं। वहीं पे अच्छी ग्रोथ आ रही है, वहीं पे मार्जिन्स इनके इंप्रूव हो रहे हैं। कंपनी मार्जिन के अंदर फोकस कर रही है, अपने खर्चों को कम करके, अपने बेवरेजेस के अंदर डिस्काउंट्स को बंद करके, ठीक है? अपनी जो इनकी एक्जिस्टिंग पैकेजिंग कॉस्ट है, उसको कम करके, एम्प्लॉयी कॉस्ट को रिव्यू करके। तो उन सब चीज़ों पे कंपनी का फोकस हैगा। बाकी न्यू स्टोर्स मैंने आपको बता ही दिया, ये लोग ओपन करेंगे। ये लोग बिरयानी इन्होंने ओपन करी है, वहाँ पे इनको थोड़ी ग्रोथ वगैरह मिल रही है। बात करूँ अगर मैं चैलेंजेस की, तो देखो चैलेंजेस मेजरली इस बिज़नेस के अंदर जो रहने वाले हैं आगे जाकर के, वो बेसिकली रहेंगे किस चीज़ से? कॉम्पिटिशन से। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। ये मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड है। अगर आप बिज़नेस देखोगे इनका, तो ये रेस्टोरेंट है, रोज़ एक नया रेस्टोरेंट ओपन होता है, रोज़ एक नया रेस्टोरेंट बंद होता है। आप जैसे देख सकते हो, बारबेक्यू नेशन ने खुद अपने 4 रेस्टोरेंट बंद करे हैं, तो इतनी बड़ी कंपनी जो इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजाइज़ करती है, इतना पैसा खर्च करती है, वो अपने रेस्टोरेंट्स को बंद कर रही है। तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड है, बहुत कॉम्पिटिशन वाला मार्केट है। दूसरी चीज़, जो कंज़्यूमर है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक एक्सप्लोर फ़ेज़ में रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है। मतलब अभी उसने बारबेक्यू नेशन में खाना खाया, फिर हो सकता है उसको किसी और रेस्टोरेंट में खाना खाना हो, क्योंकि जिसके पास में पैसे हैं वो अलग-अलग रेस्टोरेंट्स ट्राई करता है। यहाँ पे ऐसी कंज़्यूमर लॉयल्टी वाली कोई चीज़ नहीं होती है। खाना अच्छा है तो कंज़्यूमर वापस आएगा, खाना अच्छा होगा तब भी वो वापस शायद ना आए, क्योंकि हो सकता है उसको किसी और रेस्टोरेंट में ट्राई करना हो। ठीक है? इंस्टाग्राम का ज़माना है, लोगों को रील्स बनानी है, लोगों को फ़ोटो खींचनी है, लोगों को अलग-अलग रेस्टोरेंट में जाकर के बताना है, देखो हमने यहाँ-यहाँ खाना खाया। ठीक है? वो एक डिफरेंट कल्चर है। टियर 1 सिटीज़ के अंदर, टियर 2 सिटीज़ के अंदर बढ़ता जा रहा है। टियर 1 सिटीज़ में इसलिए मैंने बोला, क्योंकि टियर 1 सिटीज़ के अंदर ही इनको 70% रेवेन्यू आता है, इनकी ग्रोथ वहीं से बढ़ रही है ज़्यादा करके। टियर 2, टियर 3 के अंदर ज़्यादा ग्रोथ इनको भी नहीं मिल रही है, वहाँ पे भी ये लोग रेस्टोरेंट्स अपने ओपन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मार्केट बहुत स्कैटर्ड हो गया है कंज्यूमर के हिसाब से भी। कंज्यूमर के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है? तो बात करते हैं अब टेक्निकल्स की, और टेक्निकल्स के एंगल से देखो, मैं जैसे आपको यहाँ बहुत ही फैंसी चीज़ लग रही है, 250% का रिटर्न है। लेकिन देखो जिन लोगों ने ऊपर के भाव में खरीदा हुआ है यहाँ कहीं पे, तो देखो ऑफ कोर्स आप लोगों के पैसे काफ़ी ज़्यादा फँसे हुए, तो बेचने का कोई सेंस नहीं बनता है इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत समय बिता लिया है इसमें। पूरा 1-2 साल इसमें निकल गए हैं, तो अब तो बुल रन के सेंटिमेंट्स हैं। पॉसिबली हो सकता है स्टॉक आपको चलता हुआ नज़र आए, लेकिन उसमें मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ऑफ कोर्स 25-30 नए रेस्टोरेंट खोलेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन रेवेन्यू के साथ-साथ एक चीज़ आपको जो ज़रूर फोकस करनी है वो ये है, इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि स्टोर खोलने में पैसा लगता है। अगर ये फ्रेंचाइज़ी स्टाइल के ऊपर खोलेंगे तो बात अलग है, वो एक एसेट लाइट मॉडल होता है, ठीक है? उसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करी है। मुझे लगता है ये लीज़ मॉडल पे ही ओपन करेंगे, तो डेफिनिटली कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट के अंदर फिर ऑफ कोर्स रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ईपीएस थोड़ा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा उसके अंदर, ठीक है? लेकिन अब कितना बढ़ेगा मुझे नहीं पता। दूसरी चीज़, किसी को अगर न्यू पोज़ीशन बनानी है, तो देखो मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे अकॉर्डिंगली किसी को यहाँ पे पोज़ीशन नहीं बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट की जो ग्रोथ मैं आगे बहुत ज़्यादा फ़ोरकास्ट भी अगर करने की कोशिश करूँ, तो 10-12% से ज़्यादा की ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आती। सीएजीआर एनुअल बेसिस पे, सीएजीआर का मतलब ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि कंपनी इस साल 15% की ग्रोथ कर दे, अगले साल 10% करे, उसके अगले साल हो सकता है 8 ही परसेंट करे, फिर 20% कर दे। लेकिन जब आप 5 इयर्स का एवरेज निकालोगे, तो हो सकता है वो 10-12% का या 14% के आसपास का बने। और इस तरीके की ग्रोथ जो है आपको किसी भी ब्लू चिप कंपनी में मिल जाएँगी। मार्केट में इससे बेटर कंपनीज़ हैं। अगर आप ब्लू चिप मतलब जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, अगर आप उसमें भी कोई कंपनी सर्च करोगे, तो आपको वहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी कंपनी मिल जाएगी जो 15-16% की एनुअल ग्रोथ आपको दे देगी। और एक चीज़ देखो ये है कि काफ़ी ज़्यादा देखो यहाँ पे डिसएग्री करेंगे लोग, और डिसएग्री करना देखो बनता भी है, स्टॉक मार्केट है, आपका व्यू अलग होगा, कुछ लोग इसको खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग इसे बेचना चाहते हैं, तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। अगर स्टॉक चढ़ेगा भी, तो जो लोग फँसे हुए हैं नीचे के भाव में, वो बेच-बेच के निकलेंगे, क्योंकि लोगों का वक़्त बहुत निकल जाता है। जैसे-जैसे जिसका भाव आएगा वो निकलेगा, लोग ज़्यादा वेट इसमें नहीं करेंगे, किसी और बेटर अपॉर्च्युनिटी में जो स्टॉक मार्केट में लोगों को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक्स और भी हैं बाज़ार में, 4000 स्टॉक्स हैं, उसमें से एक ना एक स्टॉक ऐसा होगा जो उनको बेटर लगेगा, और वो वहाँ से एग्ज़िट मार के उसके अंदर डाइवर्सिफ़ाई करेंगे। तो प्रेशर बहुत होने वाला है, और कंपटीशन बहुत है, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बता दिया हैगा।
तो मेरी तरफ से देखो कोई डिस्करेजमेंट नहीं है आप लोगों को, कोई एनकरेजमेंट नहीं है, बेचना आपकी मर्ज़ी है, खरीदना आपकी मर्ज़ी है, फाइनेंशियल एडवाइस आप डिस्कस करें। लेकिन मेरा व्यू है अगर आप 10 से 12% ग्रोथ से सैटिस्फाइड हो तो आप ज़रूर स्टॉक को खरीद सकते हो। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से शॉर्ट टर्म व्यू के लिए कोई इसमें एंटर ना हो। क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट का क्लियर वर्ड्स हैं इसके अंदर जो ग्रोथ आएगी वो यहाँ पे देख रहे हो आप स्लो रिकवरी की बात हो रही है, ग्रेजुअल रिकवरी की बात हो रही है। जब स्लो और ग्रेजुअल रिकवरी होगी तो ये आईपीओ का भाव है 500 का हो सकता है क्योंकि आईपीओ के भाव पे यहाँ पे खुला था ये। हो सकता है इससे भी नीचे आ जाए, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आईपीओ का भाव क्या है। अभी मार्केट ने यहाँ सपोर्ट दे दिया है इसको, ज़रूरी नहीं है क्वार्टर 4 अगर खराब आएगा तो यहाँ से भी पिटाई होगी इसके अंदर। मार्केट को सिर्फ़ और सिर्फ़ ईपीएस से मतलब है और ग्रोथ से मतलब है। तो नेट-नेट देखो यही है मेरा व्यू पॉइंट, यही है पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव या कोई और अगर आपका सुझाव हो इस वीडियो के रिगार्डिंगली आप डिसएग्री करते हैं, आप वो ज़रूर लिखें। क्या डिसएग्री करते हैं, आप एग्री करते हैं तो भी लिखें। बाकी मेरे चैनल पे आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएँगे, अगर आप कोई और वीडियोज़ ढूँढ रहे हैं, तो काफ़ी मैंने वीडियो स्टॉक्स यहाँ पे कवर किए हुए हैंगे, आप ज़रूर देख सकते हैं और 2-3 वीडियोज़ ऐसे हैं जो आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा देखने के लिए, जैसे कि ह्यूज फॉल अहेड बाज़ार अगर गिर रहा है तो आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और हाउ टू मेक बिग मनी इन बुल रन डूज़ एंड डोंट्स। बाकी सभी वीडियोज़ जो हैं डिटेल में कवर करी गई हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल्स कवर करी गई हैं, सब कुछ हमने डिटेल में कवर किया हुआ है, तो इन वीडियो को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।